हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट VVI। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो का अंत तक देखें, क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। चलते क्वेश्चन पढ़ते 38। इससे पहले आपका 31 to 37 अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप KVS कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते पढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। तो आंसर लिखेंगे, इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 नेताओं के नाम निम्नलिखित है। मैजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। समझ गए? 3 नेताओं का नाम बोलेंगे लिखने, तो 3 नेताओं का नाम प्रमुख निम्न है, मैजनी, काउंट काबूर और तथा गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 39। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आंसर लिखेंगे, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया देश बन रहा था। क्या बन रहा था? ऑस्ट्रिया देश बन रहा था। यह देश दोनों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। क्या करता था? हस्तक्षेप। जैसे आप भी कोई करते होंगे तो आपके भी पीछे कोई विरोध होगा, आप उसका कुछ भी करेंगे तो आपका विरोध करेंगे। तथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने में जनता को सहयोग करता था। क्या करता था? जब आंदोलन को क्या करते, कुचलने में आंदोलन को क्या करता था, वो विरोध करता था। अतः जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक के रूप में ऑस्ट्रिया को योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 41। कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी एक गुप्त दल था। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त दल था जो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में गठन किया गया था। क्या किया गया था? इटली में गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छापा मार के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र का स्थापना करना था। तो राजतंत्र को समाप्त कर, छापा मार नष्ट कर और गणतंत्र का स्थापना करना था। जो सिर्फ मैजनी इस दल के प्रमुख नेता थे। जो कार्बोनरी का प्रमुख नेता कौन थे? मैजनी। कौन थे? मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 32। क्वेश्चन नंबर 42। रक्त एवं लौह नीति की क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? तो आंसर लिखेंगे इसका, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति को सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। क्या करना था? सैन्य सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 43। इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? आंसर लिखेंगे, मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग सेनापति था। क्या था? योग सेनापति था। वह इटली में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया करता था। क्या करता था? प्रचार प्रसार किया करता था। तथा यंग इटली नामक और यंग यूरोप नामक 2 संस्था का नाम स्थापना किया। क्वेश्चन आएगा कि यंग इटली और यंग यूरोप का नामक संस्था किसने चलाया था? तो इटली के एकीकरण में कौन चलाया? मैजनी चलाया था। अरे बाप, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यूरोप नामक 2 संस्था स्थापना किया, जिससे उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। इटली का एकीकरण करना था। अतः इटली के एकीकरण में जोसेफ भेजने का महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन 44। गैरीबाल्डी कार्यों को चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो आंसर लिखेंगे, गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किया नामक नगर में हुआ था।
गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किस नामक नगर में हुआ था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। क्या था? गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था तथा मैजनी के विचारों का समर्थक था। मैजनी के विचारों का समर्थक था। इटली में उस समय बुर्बो वंश का शासन काल था और इस राजवंश आम जनता काफ़ी परेशान हो गए थे। इटली में सभी जनता गैरीबाल्डी के विचारों का समर्थक हो गए थे। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण करने में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर पढ़ने 45। 1848 से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे। क्वेश्चन आया आप समझ गए होंगे। 1848 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का एक शासक था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप एक शासक था। वह एक उदारवादी शासक था। कौन था? उदारवादी करने का मतलब है कि वो अपने मन को ज़्यादा मानता, दूसरे जनता का कोई मतलब हेल्प ही नहीं देना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णीय मध्यवर्गीय वर्ग नीति का अवलंबन किया था तथा सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। किसको? गीजो को 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। गीजो कट्टरवादी नेता था। गीजो क्या था? कट्टरवादी नेता था। लुई फिलिप केवल पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ रखना चाहता था। मतलब हुआ कि जब अमीर है तो अमीर को ही रखेंगे, गरीब का कोई वैल्यू नहीं देता था। वो बहुत उदारवादी नेता थे। लुई फिलिप के शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी कहने का मतलब है कि खाने का लानत पड़ गया तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया अतः फ्रांस में लुई फिलिप के प्रति जनता में असंतोष था, जिसके कारण 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले 46। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? आंसर लिखेंगे। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों के परिवार की बस्ती के लिए किया गया था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म और जाति समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। मतलब समझ गए। घेटो शब्द व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों के यहूदी परिवार के लिए क्या करता था, लेकिन आज के टाइम में यह एक धर्म जाति समान पहचान लोगों का एक साथ रहने का स्थान बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 47। जलबरैन संघ क्या था? जलबरैन व्यापारी का एक संगठन था। जलबरैन व्यापारी का एक संगठन था जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आर्थिक सहयोग करता था। क्या था? वो जैसे समझ जाए कि जलबरैन क्या था? एक व्यापारी संगठन था जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने का एक आर्थिक सहयोग दिया करता था। इस संघ का स्थापना सन 1834 ईस्वी में व्यापारियों वर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1834 ईस्वी में व्यापारियों संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 48। इटली के एकीकरण में काउंट काबुर के योगदान को लिखें। आंसर लिखेंगे। काउंट काबुर एक सफल कूटनीतिक तथा राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए चार्ल्स ने फ्रांस के साथ मित्रता बना लिया तथा क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबुर फ्रांस तथा साथ दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। यूज फॉर युद्ध होना चाहिए यहाँ पर, युद्ध कर दे में ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ तथा इस युद्ध के बाद पीरमाउंट सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में कानूनी रहेगा। अतः इटली के परिणाम एकीकरण करने में काउंट काबुर का विशेष योगदान था। क्वेश्चन 49। मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक युग क्या था? आंसर लिखेंगे।
ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक काल में मेटरनिक का युग कहा जाता है। 1815 से लेकर के 1848 तक के ईस्वी को मेटरनिक युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में लंबे समय तक मेटरनिक युग का शासनकाल रहा, जिसने नेपोलियन के द्वारा स्थापित पुरातन व्यवस्था को समाप्त किया तथा ऑस्ट्रिया में गणतंत्र का स्थापना कराया, जिसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। मतलब एकता, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र मतलब किसी भी समाज भौगोलिक क्षेत्र में, लेकिन सबको एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण के करने में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया बन रहा था तथा यह देश जर्मनी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया करता था तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने में। आप ये वीडियो आपको पिछले वीडियो में मिला होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल एवरीवन।